हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख किया, जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 के अंतर्गत आपको ये ज्ञात हुआ कि वास्तव में अधिकार क्या है और अधिकार तथा मूल अधिकार में क्या अंतर है। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और मूल अधिकारों से वंचित होने पर व्यक्ति को कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आती हैं। जैसे इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर दूं कि मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 to 35 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया था। इसमें 26 जनवरी 1950 26 जो संविधान का डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन संविधान को लागू किया गया था, उस समय कुल 7 प्रकार के 7 टाइप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल थे। परंतु इसकी 44वां वेरी इंपॉर्टेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से लेस कर दिया गया और एज ए फंडामेंटल राइट्स के रूप में लेस किया गया। और इसकी वर्तमान जो स्थिति है, इसे अनुच्छेद 300A एज ए लीगल राइट, इसे एक विधिक अधिकार के रूप में या एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। पिछले वीडियो में इसका आपको बेहद उल्लेख किया हमने। मूल अधिकार वास्तव में ये मानव जीवन के वे अपरिहार्य हैं। वे दे आर कंपल्सरी फॉर एवरी टाइप ऑफ द पर्सन। ये हर प्रकार के व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं। लास्ट वीडियो में हमने बड़ा इसका बृहद उल्लेख किया। संक्षेप में हम इसको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में दोहरा देते हैं, रिपीट करते हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था, परंतु भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ब्रॉडर व्यूज में किया गया था, क्योंकि भारत की जो संक्रमणकालीन स्थितियां थी और भारत की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक जो परिस्थितियां थी, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इसका उल्लेख किया गया था। मूल अधिकार की जो प्रकृति थी, मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स आर इन नेगेटिव फॉर्म्स। अधिकांश मूल अधिकारों की जो प्रकृति नकारात्मक रूप में है, जो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए है, परंतु कुछ मूल अधिकार सकारात्मक रूप में भी हैं, जिसका उल्लेख हमने किया था। मूल अधिकारों की जो प्रकृति है, उसको देखते हुए इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि संविधान में मैग्ना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा मूल अधिकारों को। पहली बार फर्स्ट बिल ऑफ राइट जो है ब्रिटेन में 1215 में आया था, जो मैग्ना कार्टा के नाम से था, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसकी जो सबसे एक प्रभावशाली शक्ति है कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसएबल। प्रत्येक मूल अधिकार वाद योग, न्याय योग हैं, अर्थात न्यायालय के द्वारा इसको सीधे संरक्षण प्राप्त है। सामान्य अधिकारों के हनन होने पर हम प्रायः लोअर कोर्ट, देन आफ्टर अपील इन हाई कोर्ट एंड देन आफ्टर इन सुप्रीम कोर्ट, बट ऐसे मामले जो मूल अधिकारों से संबंधित हैं और यदि कोई उसका हनन करता है, तो उसके विरुद्ध सीधे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत
हाई कोर्ट या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों 5 प्रकार से रिट जारी कर सकता है। जो 5 प्रकार के रिट का उल्लेख हमने लास्ट वीडियो में विस्तृत रूप से किया। इसमें पहला था हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा था मैंडेमस, परमादेश, तीसरा था प्रतिषेध प्रोहिबिशन, चौथा था सर्टेरी उत्प्रेषण और 5वां था को वारंटो अधिकार पेक्षा। मूल अधिकारों का उसी दिन प्रभाव लागू हो गया जिस दिन संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 से ही लागू हुआ। और इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान जिसका उल्लेख हमने किया था कि जैसे ही देश में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तुरंत स्वतः आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता से संबंधित अनेक अधिकारों का उल्लेख किया गया है वे स्वतः निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते, निलंबित हो जाते हैं। और आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। आपातकाल की स्थिति में 20 और 21 को छोड़कर कोई भी मूल अधिकार राष्ट्रपति को निलंबित करने का अधिकार है, परंतु इसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। दूसरा हमने मित्रों आपको बताया था अनुच्छेद 14 का उल्लेख हमने लास्ट वीडियो में किया था। आर्टिकल 14 के संबंध में संक्षेप में हम यहाँ इसका भी रिवीजन कर दें। विधि के समझ समता का अधिकार, विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। और दूसरा है इसी में विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ये दोनों वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री एबी डायशी, अल्बर्ट वेन डायशी ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की थी। कानून की समझ, इससे तात्पर्य था कानून की समझ सभी व्यक्ति बराबर हैं। कानून की समझ कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात भारत में रहने वाला चाहे वो भारत का नागरिक हो या व्यक्ति या विदेशी हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सबको एक प्रकार के कार्य के लिए एक समान व्यवहार किया जाएगा। और परंतु कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद के दायित्व के निर्वहन के अंतर्गत, मित्रों याद रखिए मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, पद के दायित्व के निर्वहन के अंतर्गत यदि कोई ऐसा मामला आता है तो वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, परंतु ऐसे किसी मामले में अगर उन्होंने जानबूझकर कानून का, पद के दायित्व का या संविधान का उल्लंघन किया है तो उनको भी उसी न्यायालय में उतना ही दंड दिया जाएगा जितना एक सामान्य व्यक्ति को दिया जाता है। दूसरा, विश्व के अनेक देशों के राजदूत भारत में और भारत के राजदूत दुनिया के तमाम देशों में जाकर काम करते हैं, तो इन राजदूतों को भी विधि के समान संरक्षण से छूट प्राप्त है, क्योंकि उनके लिए उनके देश की एम्बेसी ही कानूनी प्रक्रिया का संचालन करता है। यहां तक कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसीज हैं, जो अभिकरण हैं, उनके राजनयिकों की जो कार्रवाइयां देश में होती हैं उनको भी विधि के समान संरक्षण की प्रक्रिया से छूट प्राप्त है। परंतु भारत में रहने वाले भारत के नागरिक या कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में है, सबके लिए कानून एक है। तो दैट इज द कॉल नेचुरल जस्टिस। यह एक प्राकृतिक न्याय की अवधारणा पर आधारित था। और मित्रों, मैंने कहा था, कल आपको बताया था कि समानता क्या है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना,
यदि असमान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा तो यह समानता नहीं बल्कि असमानता सिद्ध होगा। इसको याद रखिए। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर आते हैं, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुच्छेद 15। भारत में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, तमाम प्रकार के भेदभाव की प्रक्रिया है, तमाम प्रकार की अन्य समस्याएं भी हैं, उनमें कई बार मतभेद की स्थिति पैदा होती है। भारत में अनेक रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अनेक क्षेत्रों के लोग भारत में निवास करते हैं, अनेक धर्म के लोग, अनेक वंश के लोग, अनेक लिंग के लोग, अनेक जात के लोग, अनेक क्षेत्रों के लोग भारत में निवास करते हैं। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जात के आधार पर हो, या क्षेत्र मतलब निवास के आधार पर हो, जेंडर या लिंग के आधार पर हो, या वंश के आधार पर हो, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव का प्रावधान नहीं किया जा सकता। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ऐसा किसी भी प्रकार का निषेध संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। दूसरा, यह जो प्रावधान है, यह प्रावधान राज्य के लोगों के लिए, राज्य को लिए भी है, सरकार के लिए भी है और व्यक्ति के लिए है। यानी व्यक्ति और राज्य कोई भी किसी के साथ इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई दुकान है, कोई व्यक्ति दुकान में जाता है, अगर उससे उसकी जाति पूछी जाती है, उसका धर्म पूछा, अगर वो दुकान पब्लिकली है, फॉर पब्लिक, जनता के लिए है, तो आप जात पूछकर, धर्म पूछकर, क्षेत्र पूछकर या जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अथवा आप सरकार के द्वारा जो कुआं है, आप समझते हैं 26 जनवरी 1950 के समय आपके दिमाग में बात आता होगा, कुओं का उल्लेख किया गया। मित्रों, 1950 में हमारे पीने के पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत कुआं ही था। ये उस समय संविधान लिखा गया, उसी समय प्रावधान जोड़ा गया। कुआं, नहाने के लिए लोग घर पे पर्याप्त हैंडपंप नहीं थे, तालाबों में नहाते थे, तो जो सार्वजनिक कुएं थे, सार्वजनिक तालाब थे, या सार्वजनिक जो रहने के स्थान थे, मनोरंजन के स्थान थे, इन किसी भी स्थानों पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। या कोई व्यक्ति किसी होटल में या किसी भोजनालय में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर अगर आता है, उसको जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, या जेंडर के आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। परंतु मित्रों, राज्य को यह अधिकार है, प्रत्येक राज्य अपने राज्य के महिलाओं के हित में, अपने राज्य के बालकों के हित में ऐसा प्रावधान ला सकता है जो उनके विशेष हित को संरक्षण देता हो, और यह संरक्षण समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होगा। अर्थात राज्य अपने राज्य की महिलाओं के हितों में, बालकों के हितों में उसको विशेष प्रावधान या विशेष आरक्षण देने का प्रावधान है, और ऐसा करना डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, ऐसा करना भेदभाव नहीं माना जाएगा। और दूसरा मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी आर्टिकल 15 का सेक्शन 4, 15 का सेक्शन 4 प्राय पूछा जाता है कि क्या भारत में सभी के साथ रियली समान व्यवहार होते हैं? भारत के सारे नागरिकों के साथ समान व्यवहार होते हैं? नहीं। यहां याद करिए, क्या भारत में सबकी सामाजिक स्थिति, सबकी राजनीतिक स्थिति, सबकी आर्थिक स्थिति क्या एक समान है? नहीं। तो तमाम प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हैं। समाज में बहुत सारे लोगों को तमाम प्रकार के यातना और प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है। तो जब असमान रूप से सामाजिक स्थिति है, तो यहाँ पर
राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह सामाजिक, इसको मित्रों याद रखिए, दो स्थितियों में सामाजिक रूप से और एजुकेशनल, सोशल एंड एजुकेशनल, शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक, यदि कोई सामाजिक और शैक्षणिक, सोशल और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर है, यानी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है जो सामाजिक समानता और एजुकेशनल इक्वलिटी से वंचित है, तो राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान ला सकता है या उनके लिए विशेष छूट दे सकता है, क्योंकि राज्य कमजोर वर्गों के हितों को रक्षा करने के अंतर्गत अनुसूचित जाति, राज्य के सभी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कास्ट, ऑल द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, ये पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं और इनके लिए राज्य यदि कोई विशेष प्रावधान या कोई विशेष ऐसा कार्य करता है जिससे इनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है, तो यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं माना जाएगा, यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कई प्रकार की बातों का उल्लेख हुआ। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण जो आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है। प्राय आप लोग कहते हैं कि सर हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं कोई भेदभाव नहीं है। मित्रों, ये हम लोग अपने आंख के आईने से देखते हैं, लेकिन जब देश के लिए देखते हैं, समाज के लिए देखते हैं, तो हमें अपना आईना बहुत पॉजिटिव रूप में लाना पड़ता है। मित्रों, ये चीज मैं पहले ही बता दूं, जो विशेषाधिकार, जो संरक्षण दिया गया है, ये उनके लिए दिया गया है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर हैं, जो हमारे असमान रूप से हैं। उस असमानता को दूर करने के लिए, यानी समानता लाना ही संविधान का सबसे बड़ा उद्देश्य था। और याद रखिए, एक संविधान संशोधन के द्वारा हमने 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 93वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में भी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए भी आरक्षण के प्रावधान की व्यवस्था की है, ताकि जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी सोशल जस्टिस का पालन करें। अब हम आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 16 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के क्षेत्र में, लोक नियोजन, पब्लिक सर्विसेज, लोक नियोजन के क्षेत्र में या सरकारी सेवाओं में समानता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों के सीधे जुड़ा हुआ है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी लाने की बात की गई है और सरकार के द्वारा सृजित किए गए प्रत्येक पद प्रत्येक भारत के नागरिकों के लिए, क्योंकि यहां याद रखिएगा अनुच्छेद 14 जहां विदेशियों के लिए भी था और प्लस भारत के नागरिकों के लिए तो था ही था, लेकिन अनुच्छेद 15 केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है और अनुच्छेद 16 भी केवल भारत के नागरिकों के लिए है। हम विदेशियों को किसी भी प्रकार से कोई भी अलग से पद आरक्षित नहीं कर सकते। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता के अधिकार की बात करता है, यानी सरकार की सभी सेवाओं में समानता के सिद्धांत के आधार पर सभी लोगों को समान अवसर, यानी भारत के सभी नागरिकों को, विदेशियों के लिए नहीं, भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। परंतु सरकार इसी अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत, 16 के 3rd के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान भी ला सकता है। किनके लिए? जो अपने राज्य के निवासी हैं। मित्रों, एक चीज याद रखिए, भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है और संघीय शासन प्रणाली वाले देश के अंतर्गत केंद्र और राज्य की अलग अलग सिटीजनशिप, नागरिकता नहीं है। पूरे भारत की नागरिकता एक है, लेकिन अलग अलग राज्य के निवासियों के लिए अलग अलग राज्य अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए निवास के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान या विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसमें? लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में। और ऐसा करना समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होगा।
यह समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होगा। अर्थात प्रत्येक राज्य अपने राज्य के निवासियों के लिए, नागरिकों के लिए भूलकर मत कहिएगा, क्योंकि भारत में नागरिकता एक है और वह इंडियन सिटीजनशिप है। तो प्रत्येक राज्य अपने राज्य के निवासियों के लिए यदि कोई विशेष प्रावधान या आरक्षण देता है तो वह उसका विशेषाधिकार है, वह समानता के अंतर्गत होगा, असमानता नहीं है। लेकिन यहां पर भी आपको याद करना होगा अनुच्छेद 16 का 4, अनुच्छेद 16 का 3 के बाद 16 का 4 ये निवासियों के लिए था, ये राज्य के निवासियों के लिए था। यानी हर एक राज्य अपने राज्य के निवासियों के विशेष प्रावधान करेगा। लेकिन याद कर लीजिए अनुच्छेद 16(4) लोक नियोजन में आरक्षण, ये बड़ा चर्चित रहा, काफी चर्चित रहा, काफी इसमें विवाद भी रहे, काफी डिस्प्यूटेड रहा, देश में तमाम आंदोलन भी चले, परंतु इसका उद्देश्य देश हित के आधार पर हमें देखना होगा। यदि राज्य को अधिकार है कि किनको, ऐसे लोगों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, असमान हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में सीटें आरक्षित की जा सकती है, आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए यह आरक्षण का प्रावधान कई डिस्प्यूटेड सिचुएशन से गुजरा है। पहली बार जब अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जब प्रावधान लाया गया था तो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए काका कालेलकर कमेटी आई थी, उसने एक रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बाद में बीपी मंडल कमीशन का गठन किया गया था। बीपी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जिनकी रिपोर्ट को यद्यपि सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, परंतु बाद में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार आई थी उसने इसी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की रिपोर्ट को ग्राउंड लेते हुए सरकारी नौकरियों में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया था। और इस आधार पे किया था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ऐसा प्रावधान किया। आर्थिक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जब यह मामला आया था कि आखिर रिजर्वेशन का कोई लिमिटेशन है या नहीं है, तो मित्रों याद करिए कि सरकारी नौकरियों में इन एनी सिचुएशंस, किसी भी स्थिति में रिजर्वेशन नॉट मोर देन 50%, 50% से अधिक सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती। यद्यप आपको ये पता है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु को ले लीजिए, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, जो 50% से ज्यादा, आंध्रा में भी ज्यादा रिजर्वेशन है। तो मित्रों एक चीज याद करना है कि सरकारी लोक नियोजन के क्षेत्र में समानता के अंतर्गत सभी को सरकार के समान पदों पर समान अवसर प्राप्त है, परंतु राज्य को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अपने राज्य के निवासियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर सकता है या कुछ पद आरक्षित कर सकता है। और राज्य को यह भी अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से, इस रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सीटें आरक्षित कर सकता है। दूसरा एक है, आते हैं आर्टिकल 7, अनुच्छेद 17 मित्रों एक बड़ा, बहुत ही भारत के विकास में बहुत बड़ी चर्चा का विषय था, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता, छुआछूत, अस्पृश्यता, इसको छुआछूत भी कहा जाता है। छुआछूत आप समझ सकते हैं कितना दर्दनाक स्थिति है, अस्पृश्यता के अंत की बात की जाती है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज, मित्रों परंपरागत भारत की जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता थी हम वहां नहीं जाना चाहते, परंतु कई ऐसी समस्याएं थी जो भारत के विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी, जिसमें एक छुआछूत था, सामाजिक न्याय के टोटल विपरीत था, लोग लोगों से दूरियां बनाकर रहते थे, खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों से, या जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोगों के हाथों से तो पानी पीना नहीं चाहते थे। ये बहुत बड़ा सामाजिक दूरियां थी और ऐसे दूरियों को हमने 26 जनवरी 1950 के संविधान में दूर करने का प्रयास किया और ये प्रावधान किया कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी
छुआछूत करना कानूनी रूप से अपराध होगा। इसके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिसके लिए संसद अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का सृजन किया, जिसमें किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड का प्रावधान की बात कहेगी। परंतु फिर भी इसका प्रभाव जब पूरी तरह नहीं सफल हुआ तो 1976 में इसे और अधिक कठोर बनाकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से लाया। 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण के नाम से लाया गया। मित्रों, दूसरा याद करिए, राजीव गांधी जी के शासनकाल में 1985-86 में SC/ST एक्ट जो बहुत चर्चा का विषय बना और यह एक अत्यंत कठोर कानून बनाया गया। यद्यपि इस कानून का बहुत मिसयूज भी हुआ, क्योंकि इस कानून के द्वारा कई ऐसे निरपराध लोगों को भी सजा मिली, परंतु ये कानून उस समय की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो इस तरह से भारत में किसी भी प्रकार से छुआछूत के विरुद्ध काम करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया था। दूसरा मित्रों, दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई। अनुच्छेद 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों के अंत की बात की गई। उपाधियों के अंत, उपाधियां क्या है? जैसे आपके पास BA, MA, B.Ed, BPed तमाम प्रकार की उपाधियां हैं। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों की समाप्ति की बात की गई थी, यानी कि राज्य किसी को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं प्रदान कर सकता, केवल दो प्रकार की उपाधियों के अलावा, केवल शिक्षा की उपाधि तथा सेवा की उपाधि को छोड़कर राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। तो शिक्षा और सेवा के अलावा राज्य को किसी भी प्रकार की उपाधि देने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, आपके पास शिक्षा B.Ed की उपाधि है तो शिक्षा की उपाधि। सेवा, आपने देखा हमारे बहादुर जवान तमाम बड़े संघर्षों के बाद सीमा पार अन्य जगहों पर जो शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, वो देश के लिए सेवा करते हैं। हमारे भारत के तमाम सारे नागरिक तमाम सारे क्षेत्रों में भी सेवा के आधार पर पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न या अशोक चक्र, शौर्य चक्र तमाम प्रकार की उपाधियां प्राप्त करते हैं। तो सेवा और शिक्षा की उपाधि के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं किया जा सकता। पर और दूसरा, भारत के नागरिकों को किसी भी अन्य देश से, किसी भी अन्य राज्य से, यानी विदेशों से किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि तब तक प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा जब तक वह राष्ट्रपति से इसका प्री परमिशन न प्राप्त करे। यानी विदाउट एनी प्री परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की बिना पूर्व अनुमति के विदेशों से कोई भी उपाधि प्राप्त करने का अधिकार नहीं। आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर, शबाना आजमी या अमिताभ बच्चन जैसे लोग बहुत पुरस्कार विदेशों से लाते हैं, तो ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत जो समानता का सिद्धांत था, ये वास्तव में मूलभूत अधिकारों का वह सृजन था कि समानता मानव जीवन के विकास की एकजुटता और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था। लेकिन समानता की अवधारणा स्वतंत्रता के बिना कमजोर सिद्ध होती है। अगर हमें समानता दी जाए और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए तो शायद ये विकास की पूर्णता नहीं होगी। अतः अब हम आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? पहले जैसे समानता आपने देखा, समानता क्या है? समान लोगों के साथ समानता रखना। ठीक उसी प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया गया है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया। मित्रों, कहा जाता है लिबर्टी इज द लाइफ, स्वतंत्रता ही जीवन है, लेकिन
क्या अनलिमिटेड स्वतंत्रता की आप कल्पना कर सकते हैं? क्या ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो? प्राय हम स्वतंत्रता शब्द का जब उल्लेख करते हैं तो हमारे मन में यही बात आता है कि वह स्वतंत्रता, वह कार्य करने की प्रक्रिया जिसमें किसी प्रकार का बाधा न हो। ऐसी स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं कहलाती। स्वतंत्रता वह है कार्य, स्वतंत्रता एक ऐसी कार्य की प्रक्रिया है जो करने योग्य हो, जिसको करने से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो, वह कार्य की स्वतंत्रता। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 to 21 स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले हम आर्टिकल 19 का उल्लेख करेंगे। आर्टिकल 19 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जैसे ही देश में आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही जो जैसे ही राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा, घोषणा होते ही आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। स्वतः क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। इसको निलंबित करना नहीं पड़ता है, ये स्वतः हो जाता है। इसके अधिकार स्वतः निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो इसमें जब 26/1950 को हमने लागू किया था, तो इस आर्टिकल 19 के अंतर्गत कुल 7 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता का भी उल्लेख यहाँ किया गया था। परंतु जब हमने अनुच्छेद 31 से 44वां संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया, तो हमने संपत्ति की अवधारणा को यहां से भी समाप्त किया, यानी 19(1) से भी हमने संपत्ति के अधिकार की अवधारणा को समाप्त किया। तो वर्तमान में आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। लेकिन याद करिए, इसमें किसी भी प्रकार कोई भी ऐसी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है जो अनलिमिटेड हो, निरपेक्ष हो, असीमित हो। कोई भी स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष रूप से प्राप्त नहीं है। यानी देश की एकता, देश की अखंडता, लोक स्वास्थ्य, लोकहित या पब्लिक ऑर्डर आदि का यदि उल्लंघन होता है तो इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो पहला, इन 6 को याद कर लीजिए, प्राय परीक्षा में आता है। पहला है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। हमें अपने अंतर मन के अनुसार, आत्मा के अनुसार अपनी बातों को प्रेजेंट करने का, रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। लेकिन अगर हमारे बोलने से किसी की आत्मा को चोट पहुंचती है, दुख होता है, ऐसी किसी भी स्वतंत्र बात को कहने का, बोलने का, रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसी के अंतर्गत मित्रों याद करिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी अंतर्निहित है। इसको हमें ध्यान रखना होगा, ये अधिकार अंतर्निहित है। दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन कैसा? बिना किसी युद्ध आदि के, शांतिपूर्वक। तो शांतिपूर्वक बिना किसी युद्ध आदि के हमें सम्मेलन करने का अधिकार है। सम्मेलन करने का, असेंबल करने का अधिकार है। तीसरा, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं, जैसे छात्र बना सकते हैं, ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड आईएएस एसोसिएशन। तो इस तरह से आप संघ बना सकते हैं आपको, या जैसे भारतीय किसान यूनियन, भारतीय व्यापार यूनियन। लेकिन याद रखना, कोई ऐसा संघ आप नहीं बना सकते जो देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी को प्रभावित करे, लोक स्वार्थ, लोकहित को प्रभावित करे। ऐसा कोई संघ आप नहीं बना सकते। और नेक्स्ट चौथा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, सर्वत्र संचरण कर सकते हैं। परंतु अगर कहीं कोई निषिद्ध एरिया बना दिया गया, घोषित कर दिया गया, तो आप वहां ऐसा नहीं कर सकते। सपोज भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध हो रहा है, आप कहीं जाना है बाघा सीमा पर घूमने, आपको घूमने से रोका जा सकता है। तो आप ये नहीं कर सकते हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा, ऐसा देश हित, सार्वजनिक हित के लिए किया जा सकता है। और दूसरा, भारत की एकता
का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का भी उसको अधिकार है। यद्यपि एक प्रावधान जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित जो विशेषाधिकार था, और आपने देखा कि उसे भी संविधान संशोधन के द्वारा हमने जब टेरिटरी स्टेट के रूप में कन्वर्ट करके उसके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, तो अब भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप कहीं पर भी भारत का नागरिक निवास कर सकता है, यानी मकान बना सकता है, प्रॉपर्टी बना सकता है। और दूसरा, परंपरागत रूप से लोग अपनी आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे, परंतु अब भारत में किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए, रोजी रोजगार के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने का, कारोबार करने का उसको क्या है, अधिकार है। तो मित्रों, इस प्रकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता के तमाम प्रकार के अधिकार हैं। उन अधिकारों को आप अच्छे से समझ लीजिए। कुल वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, क्योंकि पहला था विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार शामिल था। दूसरा, शांतिपूर्वक बिना किसी युद्ध के सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा था आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा था भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया। और पांचवा था कि आप भारत में कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। और छठवां था कि आप भारत के किसी भी जात धर्म क्षेत्र के व्यक्ति हैं, अपनी आजीविका के लिए कोई भी कारोबार या बिजनेस आप कर सकते हैं, परंतु देश की एकता, देश की अखंडता, संप्रभुता आदि के हित में आप कभी भी इसका उल्लंघन यदि करते हैं तो जरूरत पड़ने पर उचित प्रतिबंध आपको लगाया जा सकता है। परंतु एक बात याद करिए कि यदि देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत तुरंत ये स्वतः निलंबित हो जाता है, प्रेस सेंसरशिप लागू हो जाती है, और राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार, जो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पिलर बन चुका है, वो भी स्वतः निलंबित हो जाता है। क्योंकि देश बड़ा है, ना कि व्यक्ति। क्योंकि देश हित में व्यक्ति के हित को, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सैक्रिफाइस करना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से मित्रों, आज के लेक्चर में यहीं तक रहेगा। यानी आज का जो टॉपिक था मूल अधिकार पार्ट 2, मूल अधिकार पार्ट 2, यानी मूल अधिकार का भाग 2। इसके बाद भाग 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे, जिसमें आपको हम उल्लेख करेंगे अनुच्छेद 20 से लेकर अनुच्छेद 32 तक क्या क्या प्रावधान है। जैसे दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण का अधिकार है, प्रोटेक्शन है, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के कभी भी दंडित नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित होगा। और दूसरा, व्यक्ति को तमाम प्रकार के कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 20 से लेकर 20, 21 और 22 स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख ये पार्ट 3 वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम समाप्त करते हैं, और फिर आपसे एक बात कहते हैं कि कुछ अभी भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स मित्र हैं जो भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब के बटन को एक बार सभी लोग पुश कर दीजिए, जिससे सारे वीडियो लगातार जो इस लॉकडाउन सिचुएशन में जा रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुंचता रहे, उसका इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिलता रहे, और उससे आप लगातार लाभ उठाइए। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा था कि सर क्वेश्चंस वगैरह नहीं ला रहे, बहुत बड़े क्वेश्चन के साथ हम आपके पास आ रहे हैं, जिसमें तमाम सारी चीजों का प्रश्न और क्वेश्चन बैंक भी होगा। तो बस आपसे ये कहते हुए कि अपने मित्रों को भी जो अभी तक नहीं जान पाए उनको सूचित करिए, अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।